हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो भी फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था, वो सब आई होप आपने बुक्स में चैप्टर रीड करके पढ़ा होगा। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में आते हैं। हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि कैसे रिवॉल्यूशनरीज और दूसरे सब नेशनलिस्ट फीलिंग्स यूरोप में काफ़ी फैल रही थी। तो उसका जो रिज़ल्ट क्या हुआ, तो उसका रिज़ल्ट यही हुआ कि कई सारी कंट्रीज़ ने अपना एक नेशनलिस्टिक वे में अपना एक नेशन फॉर्म किया। तो वो नेशन कौन से फॉर्म हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्यों मैंने ये दो अलग लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट देखा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू दिस पार्ट। क्योंकि उसमें कैसे नेशनलिस्ट और एक नेशन स्टेट का आइडिया फैलना शुरू हुआ था पूरे यूरोप में, उसकी बात हो रही थी। अभी हम देखेंगे फोर्थ पार्ट से शुरू करते हैं, पेज नंबर 19 पे। ठीक है, पेज नंबर 19 पे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली है। उसमें पहले हम जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जर्मनी ने खुद को एक कंट्री या तो फिर खुद को एक नेशन स्टेट के हिसाब से एस्टैब्लिश किया था। तो जर्मनी जैसे हमने पढ़ा था कि 1848 में यूरोप में काफ़ी सारे लोग थे जो मिडिल क्लासेस ऊपर आनी शुरू हुई थी। और मिडिल क्लास में काफ़ी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, फीलिंग्स उसकी काफ़ी नेशनलिस्ट थी। वो लोग चाहते थे कि हमारा एक पूरा एक नेशन हो, ऐसा हो कि जो अलग अलग मैंने तुम्हें समझाया था कि प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो अगर एक किंग या एक एम्परर होता है वो अपने एरिया को रूल करेगा और बाकी सब एरिया से उसके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं। लोग एक किंगडम छोड़ के दूसरा किंगडम नहीं जा सकते, या तो फिर अगर जाना होता तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है। ये सब चीज़ें होती थी। तो उस वजह से क्या हुआ था कि जर्मनी में भी काफ़ी अलग अलग ऐसे स्टेट्स थे। और जर्मनी में काफ़ी सारा डोमिनियन उस वक्त प्रशियन स्टेट्स का था। और वहाँ पर जर्मनी के जो भी मिडिल क्लास थे, 1848 में जर्मनी के मिडिल क्लास ने ट्राई किया था कि हमें हमारा नेशन स्टेट अलग चाहिए, हम एक मोनार्कियल रूल से अलग होना चाहते हैं। हमारा एक ऐसा नेशन स्टेट होगा जो डेमोक्रेटिकल होगा, जिसमें हम हमारे लीडर्स खुद इलेक्ट करेंगे, खुद चुनेंगे। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई थी क्योंकि वो सारे फोर्सेस को प्रशिया के जो लीडर्स हैं वो, मतलब प्रशिया के जो किंग्स थे वो, और फिर मिलिट्री के लीडर्स थे वो, और उनके ही साथ जो भी लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स। मैंने तुम्हें फ्यूडल सिस्टम में समझाया था कि लैंड ओनर्स या लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं। वो तीनों मिलके, प्रशियन किंग्स, मिलिट्री एंड द लैंड ओनर्स, ये तीन ने मिलके उनका पूरे मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद जब ये पूरा जो यूनिफाइड एक फोर्स था, प्रशियन किंग्स, मिलिट्री और थर्ड थे जो लैंड ओनर्स, उनका जो चीफ मिनिस्टर था उसका नाम था ओटो वैन बिस्मार्क। जो आपको सेकंड पैराग्राफ में लास्ट सेवेंथ लाइन में उसका नाम है। ओटो वैन बिस्मार्क ने डिसाइड किया था कि पूरी रशियन ब्यूरोक्रेसी होगी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो लीडरशिप होगी वो पूरी रशियन जो किंगडम है उसके बेस पे ही होगी। तो 18 जनवरी 1817 में एक ऐसी असेंबली जर्मन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए सभी लोगों के साथ खड़ी हुई, जो असेंबली ने डिसाइड किया कि काइजर विलियम वन, जो रशिया का एक किंग है, वो पूरा जर्मन एम्पायर को लीड करेगा। इसमें एक नेगेटिव बात ये हुई कि जो भी नेशनलिस्ट थे उनका मूवमेंट पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी हुई कि जर्मनी को फाइनली एक अपना नेशन स्टेट के तौर पे उसको एक यूनियन मिल गया। ठीक है, फिर इटली के बारे में हम पढ़ेंगे। इटली में क्या हुआ था कि फॉर एग्जांपल हमने मैं तुम्हें बताता हूँ, हम लोग ग्यूसेपे माज़नी के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसने 1830s 1840s में एक अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया था। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सुना था। वहाँ पर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ में ऐसे रिवॉल्यूशनरीज थे कि जो सोचते थे कि हमें मोनार्कियल रूल से दूर होना है, हमें एक खुद का एक नेशन चाहिए होना है। उनमें जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इटली क्या था कि इटली में 7 स्टेट्स थे, और 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक सार्डिना पिडमोंट नाम का एक स्टेट है, वही सिर्फ इटालियन लैंग्वेज और इटालियन कल्चर पे बेस्ड था।
क्योंकि जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स थे वो पूरा ऑस्ट्रेलिया के हैब्सबर्ग डायनेस्टी के रूल के अंडर था, और जो सदर्न था वो स्पेनिश बोर्बन किंग्स, स्पेन के जो बोर्बन किंग्स हैं उनके रूल के अंडर था। तो ये पूरे 7 स्टेट्स को कैसे इकट्ठा करना है, तो ग्यूसेपे माज़नी के जो भी सीक्रेट सोसाइटी से कई रिवॉल्यूशनरीज इकट्ठा हुए थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें हमारा इटली एज अ नेशन स्टेट चाहिए, हमें ये जो मोनार्कियल रूल है उसके अंडर नहीं जीना है। लेकिन वो जो भी ग्यूसेपे माज़नी का जो भी मूवमेंट्स थी वो सारी मूवमेंट्स फेल हो गई थी, और ये पूरा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सार्डिना पिडमोंट मैंने बताया था कि एक ही स्टेट था कि जो इटालियन लैंग्वेज और इटालियन कल्चर के साथ था, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कैसे भी इटली को एक करना है। अभी जो सार्डिना पिडमोंट का रूलर था वो किंग विक्टर एमानुएल सेकंड था उसका नाम। उसने डिसाइड किया था कि ये रीजन को सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं, हम उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ हम पूरी तरह से उसको यूनाइट करेंगे। अभी जो किंग विक्टर इमानुएल सेकंड था उसका एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था कैवोर। कैवोर ने कैवोर का एक्चुअली वो रिवॉल्यूशनरी यानी ग्यूसेपे माज़नी के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनमें से भी एक नहीं था, ना ही वो एक डेमोक्रेट था कि जो डेमोक्रेसी में मानता था। वो उसने डिसाइड किया था कि जो भी सारे इटली के जो भी स्टेट्स हैं उन सबको अगर हमें इकट्ठा करना है तो हमें यानी हमें आर्मी का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी और थोड़ी बहुत आर्मी के जो वॉर हुए, तो उसने 1859 में फाइनली जो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग जो किंग्स रूल करते थे नॉर्दर्न स्टेट्स को, उन्हें हरा दिया था। फिर 1860 में वो सदर्न पार्ट में गए थे। सदर्न पार्ट जो मैंने तुम्हें कहा था कि जो बोर्बोन किंग्स थे स्पेन के, उन लोगों से रूल था। तो वो जो सदर्न पार्ट में भी फिर वो लोग ने जो 2 सिसिलीज यानी किंगडम ऑफ सिसिली है, तो वहाँ पर 2 स्टेट्स थे, उन्हें किंगडम ऑफ सिसिली 1 और 2 कहते थे, इसलिए 2 सिसिली स्टेट्स वहाँ कहा जाता था उसको, जो बोर्बोन किंग्स रूल करते थे। उनके फोर्सेस को हरा के फाइनली जो चीफ मिनिस्टर कैवियर है वो जो आर्मी का उनका लीडर था जिसका नाम था ग्यूसेपे गारिबाल्डी, इन दोनों ने मिलके इटली को फिर यूनाइट कर दिया था। यानी जो नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग किंग थे उनको भी वहाँ से हटा दिया, और साउथ सिसिलियन स्टेट्स में जो स्पेन के बोर्बोन किंग्स थे उन्हें भी हटा दिया। फिर ये वो 7 स्टेट्स वो एज अ इटली की तरह वो फुल्ली यूनाइट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं ना पेज नंबर 21 से शुरू होता है एंड में द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पे, जो पेज नंबर 22 तक जाता है, वो मैं तुम्हें ना शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद कभी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड एक्चुअली यूरोप में किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि इंग्लैंड एक्चुअली एक अलग से आइलैंड के तौर पे एक कंट्री है। तो इंग्लैंड एक नेशन स्टेट की तरह या तो फिर एक कंट्री की तरह कैसे फॉर्म हुआ था हम वो देखते हैं। इंग्लैंड में एक्चुअली क्या था कि वो जो पूरा नेशन है वहाँ पर इंग्लैंड के यानी इंग्लैंड है, इंग्लैंड के नॉर्थ में स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में वेल्स है, और इंग्लैंड के वेस्ट में आयरलैंड है। ऐसे 4 आइलैंड से वो पूरा ब्रिटिश किंगडम फॉर्म हुआ है। तो इंग्लैंड में उस वक्त ऐसा कोई वॉर या ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंग्लैंड में क्या हो रहा था कि स्लोली वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, और डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर पब्लिक थे जो काफ़ी सारे एजुकेटेड भी हो रहे थे, जो मिडिल क्लास फॉर्म हो रहा था, उन्हें पता चल रहा था कि क्यों हमें एक नेशन स्टेट चाहिए। लेकिन वहाँ पर कैसा था कि वहाँ पर चारों का कल्चर अलग था। मतलब जो इंग्लैंड के थे वो इंग्लिश थे, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश थे, आयरलैंड के आयरिश थे, और वेल्स के वेल्श पब्लिक थे। तो इन चारों की एक्चुअली कल्चर और लैंग्वेजेस में काफ़ी डिफरेंस हो रहा था। लेकिन फिर वहाँ पर क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी 1688 में, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें नेशन स्टेट बनना है तो हमें पावर छीनना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इकट्ठा होके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनेंगे। ठीक है, वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से तुम याद मत रखना, तुम सिर्फ
ग्रेट ब्रिटेन की तरह याद रखना, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड होंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड था उसने स्कॉटलैंड के कल्चर को ख़त्म करना शुरू कर स्कॉटलैंड पे अपना डोमिनेंस ज़्यादा डालना शुरू हो गया उनका। इसी के वजह से क्या हुआ था कि स्कॉटिश कल्चर फिर काफ़ी कम हो गया था वहाँ पर, और स्कॉटलैंड की जो गेलिक लैंग्वेज है और स्कॉटलैंड का जो कल्चर है वो भी स्लोली ख़त्म हो गया। फिर उसी तरह उन लोग ने वेल्स पर भी कब्जा किया था। आयरलैंड के साथ क्या हुआ था कि देखो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस में दो टाइप के क्रिश्चियंस होता है, एक कैथोलिक्स होता है और एक प्रोटेस्टेंट्स होता है। कैथलिक्स पुराने टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं जो नए टाइप के होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कैथलिक्स है वो जीसस को सन ऑफ गॉड मानते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट्स है वो जीसस को ही गॉड मानते हैं। तो यही चीज़ सेम चीज़ हुआ कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में कल्चर में काफ़ी डिफरेंस था, लैंग्वेज में भी काफ़ी डिफरेंस था। तो आयरलैंड में क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट्स थे जो नए मॉडर्न लोग थे थोड़े, उन लोग ने डिसाइड किया कि ये जो कैथलिक्स है उनकी कई बिलीफ्स है वो सब गलत है, और उसे ख़त्म करना शुरू किया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक वुल्फ टोन नाम का एक आयरिश सोल्जर था जिसने एक रिवॉल्यूशन लाना डिसाइड किया, लेकिन उसका रिवॉल्यूशन 1798 में फेल हो गया, और आयरलैंड को टोटली फिर 1801 में यूनाइटेड किंगडम में इकट्ठा कर लिया गया, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है उसके जो चार नेशंस है वो चारों मिलके एक पूरा किंगडम बनाएंगे। वो चार नेशंस थे, इंग्लैंड, नॉर्थ में स्कॉटलैंड, नॉर्थ वेस्ट में वेल्स और वेस्ट में आयरलैंड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो तीन कंट्रीज़ थी वो तीन कंट्रीज़ को अपना एक नेशन स्टेट का दर्जा मिला था, यानी खुद वो एक कंट्री के तौर पे माने जाने लगे। जैसे एग्जांपल है इटली, जर्मनी और इंग्लैंड का, ठीक है। जो फिफ्थ पार्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन, पेज नंबर 23 पे उस पर आ जाओ। विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या है कि नेशन क्या होता है, क्या कैसे एक नेशन को हम विजुअलाइज करते हैं, एक नेशन की आइडेंटिटी क्या होती है। तो जो उस वक्त जब नेशंस फॉर्म हुए थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि नेशन को एक फीमेल फॉर्म देंगे। अभी ये समझो ये डिफरेंस क्या है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में हम लोग कहते हैं कि भारत हमारी माता है, ठीक है। हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि भारत हमारे पिता है, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था कि एक फीमेल के तौर पे जो भी नेशन की आइडेंटिटी है, मतलब एक नेशन का खुद का एक नेशनल लैंग्वेज होगी, एक नेशनल कोई करेंसी होगी, फिर एक नेशन की बॉर्डर होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में एक वुमेन का फॉर्म देने का उन्होंने डिसाइड किया था। सेकंड पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आर्टिस्ट, उन लोग ने रोमांटिसिज्म जो हमने डिक्लेयर किया था, कैसे कल्चर और ड्रामा और प्लेस, पोएट्री, सॉन्ग्स ये सब मिलके जब वो लोग एक नेशन स्टेट का जो फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग वो स्प्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने लिबर्टी, जस्टिस ये सब चीज़ों को एक फीमेल सिंबल देना शुरू कर दिया था। और वैसे ही फीमेल सिंबल्स फ्रांस में भी हो रहे थे। फ्रांस में उन लोग ने डिसाइड किया कि मैरियन नाम की एक क्रिश्चियन लेडी का नेम है वो हमारा फीमेल सिंबल होगा। मैरियन का मतलब यही होता है कि लिबर्टी मतलब फ्रीडम, और रिपब्लिक तो तुम समझते ही हो, ठीक है। तो जर्मनी था, तो मतलब जर्मनी नेम कैसा है कि जर्मेनिया नाम की एक जो लेडी का नाम है जर्मनी में, तो उसके तरफ से जर्मन नाम हो गया, और जर्मन से वो जर्मनी कंट्री का नाम आ गया, ठीक है। अभी आप सीधा आ जाइए पेज नंबर 26 पे, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये जो टॉपिक है ये एक ही पेज का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा समझने के लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। यूरोप क्या हुआ था कि मिड्स ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 के आसपास यूरोप के कई सारे नेशंस थे वो नेशन स्टेट बन चुके थे, मतलब वो खुद एक कंट्री बन चुके थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि जो नेशन स्टेट्स बने थे वो सिर्फ 5-6 कंट्रीज ही बने थे। जैसे हमने देखा कैसे इटली, जर्मनी और इंग्लैंड एक नेशन स्टेट बन गया था, फ्रांस पहले ही नेशन स्टेट बन गया था नेपोलियन के रिवॉल्यूशन में। तो फिर बाकी सब जो कल्चरल किंगडम्स और जो भी एरियाज है उनका क्या हुआ, क्योंकि यूरोप में काफ़ी सारे छोटे मोटे देश हैं, तो उसके उसके बारे में हम
हमें यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में ही दिया है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ पे आ जाऊँ मैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या है, बाल्कन्स के बारे में दिया है, BALKANS। बाल्कन्स कौन थे? एक जोग्राफिकल पूरा एक ऐसा छोटे मोटे किंगडम से बना हुआ एक ऐसा रीजन था जिसमें मॉडर्न डे की अगर तुम कंट्रीज़ की बात करो तो उसमें रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, ये कंट्रीज़ जो है वो उस वक्त बाल्कन रीजन्स में होती थी, जो तुम्हें सेकंड पैराग्राफ में दिया है। वो बाल्कन रीजन्स को वो लोग खुद स्लाव्स कहते थे, और वो स्लाव्स से वो बाल्कन रीजन को स्लाविक रीजन भी कहा जाता था। तो ये बाल्कन्स उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के थे। ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की जो कंट्री है, टर्की के का जो राजा था वो ऑटोमन्स थे, और मतलब वो राजा और उसकी फैमिली वो सब ऑटोमन्स थे। और वो टर्की के जो ऑटोमन एम्पायर है, उन्होंने अपना एम्पायर पूरा स्प्रेड किया था यूरोप तक। और यूरोप का जो हमने पहले जो कंट्रीज़ की बात सुनी ना, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, उसके अलावा जो साउथ ईस्टर्न यूरोप है वो पूरा कंट्रोल में था ऑटोमन एम्पायर में, जो बाल्कन्स थे। अभी वहाँ पर क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स बाल्कन में शुरू हुई थी, तो स्लोली उन लोग ने ऑटोमन एम्पायर से अपना उनका यानी वो लोग जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे वहाँ से वो बाहर आ गए, और ऑटोमन एम्पायर वहाँ से फिर हट गया था। लेकिन वो कैसा था कि वहाँ पर बहुत छोटी छोटी पूरी जो भी किंगडम्स थे उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके अंदर काफ़ी सारे रिवॉल्ट शुरू होते, वो एक दूसरे के साथ झगड़ते थे, और काफ़ी सारे वॉर्स भी हुए थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर एक दूसरे के लैंड ग्रैब करने के लिए लैंड्स यानी हर एक कंट्री ऐसा समझती थी कि मेरी कंट्री ज़्यादा बड़ी हो, उसी अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो ऑफकोर्स रिसोर्सेज ज़्यादा उनके हाथ लगेंगे, इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे वॉर्स होने लगे थे, वो जो बाल्कन्स या स्लाविक रीजन है उसमें। ठीक है, तो तुम्हारा जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है कि बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से जो कॉम्प्लिकेशंस के बीच जो एक दूसरे के बीच जो वॉर्स हो रही थी, उसमें क्या हुआ था कि जो यूरोप के बड़े जो नेशन स्टेट्स हैं, बड़े कंट्रीज हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जर्मनी, इंग्लैंड और इटली, फ्रांस, ये सब, तो उन सब ने डिसाइड किया था कि हम लोग भी उसके ऊपर हमारा पावर रखेंगे, जिसके वजह से क्या हुआ था कि उन सब के बीच पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया था, और उस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि ऐसे ग्रुप्स हो गए थे कि कंट्रीज़ के, इटली, जर्मनी एक तरफ थी, इंग्लैंड, फ्रांस एक तरफ थे, और उन उन दोनों के बीच फिर वो बड़ा सा वॉर हो गया था, जो 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हो गया था। इम्पीरियलिज्म जो वर्ड है ये क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने तुम्हें समझाया ना कि कैसे ये सब जो कंट्रीज़ है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के बीच जो बाल्कन रीजन है उसका डोमिनेंस, उसके कंट्रोल के लिए उसमें एक वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी होनी पहले ही वर्ल्ड वॉर के पहले ही शुरू हो गई थी। तो वो लोग क्या करते थे कि कई कई ऐसी कंट्रीज़ में वो सेटल होने जाते थे, मतलब कई ऐसे बिजनेसमैन थे वो जो वहाँ पर जाके कहेंगे कि हमें बिज़नेस करना है आपके साथ, तो हम लोग वहाँ पर रहेंगे और बिज़नेस करेंगे, या तो फिर वो लोग ऐसा कहेंगे कि हम आपके यहाँ पे एज ए टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं, और फिर वहाँ पर सेटल होते थे। फिर सेटल होने के बाद बिज़नेस से वो लोग वहाँ की पॉलिटिक्स में पार्ट लेते थे, और पॉलिटिक्स से पार्ट लेने के बाद वो स्लोली वहाँ पर टेरिटरीज ग्रैब करना शुरू कर देते थे, और टेरिटरीज ग्रैब करके फिर वो लोग जिस कंट्री में जाके रहते थे वहाँ के वो लोग लीडर्स बन जाते थे। मतलब इन शॉर्ट में समझाऊँ इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, तो किसी कंट्री में कोई और बहाना करके जाना, वहाँ पर सेटल होना, सेटल होके वहाँ के पॉलिटिक्स में पार्ट लेना, और पॉलिटिक्स में पार्ट लेके वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में जीत के बाहर आना और वहाँ का लीडर बन जाना। बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने यही किया था कि इंडिया में एक्चुअली सेटल होने आए थे बिज़नेस के लिए। बिज़नेस से वो लोग स्लोली अपने जो चालाकी से पॉलिटिक्स में पार्ट लिया, और पॉलिटिक्स में पार्ट लेके उन्होंने इंडिया को स्लोली काफ़ी यानी 100-150 ईयर्स के बीच उन्होंने फिर इंडिया को रूल करना शुरू किया। वही चीज़ उन्होंने बाल्कन्स पे रूल करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली हुआ ये था कि जर्मनी, फ्रांस, इटली,
हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सब स्टेट्स थे, वो अपने अपने हिसाब से इम्पीरियलिज्म को, इम्पीरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ को फॉरवर्ड कर रहे थे, जिसके वजह से क्या हुआ था कि कई छोटे स्टेट्स में एक कंट्री सेटल होती थी, कई छोटे स्टेट्स में दूसरी कंट्री सेटल होती थी, और उनमें फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स टू वॉर। और फिर वो वॉर काफ़ी इतना बढ़ गया कि 1914 में वो वर्ल्ड वॉर के तौर पे शुरू हुआ, क्योंकि कई कंट्रीज़ एक तरफ हो गई, कई कंट्रीज दूसरे तरफ हो गई, और फिर वो जो वॉर हुआ था। तो हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपका होमवर्क यही रहेगा कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ लें, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है।